तो जय हिंद साथियों। तो आज आपका फिर से स्वागत है दी रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग। इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बैंकिंग। लेकिन मैंने इसकी पहली वीडियो में आप लोग को मनी भी पढ़ाया था, तो मनी तो बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, बैंकिंग पढ़ाऊंगा। उसमें से मुझे लगता है कि आरबीआई के बहुत सारा जो बात रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, वो मैं छोड़ दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि उसे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें क्या करूंगा कि आरबीआई को आधा ही पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को अगर दिक्कत होगी तो सिर्फ आरबीआई का मैं दूसरी वीडियो में डाल दूंगा, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए भारत माता का नाम लेके शुरू करते हैं। बैंकिंग सिस्टम क्या है? बैंकिंग बैंकिंग देखिए, बैंक क्या करता है? बैंकिंग का मतलब बैंक आप लोग जानते ही हैं। तो बैंक क्या करता है? बैंक आपके पैसे को या तो जमा करता है, डिपॉजिट करता है, या लोन देता है। दो ही काम करता है। आपका जो पैसा है उसको सेव करता है, उसको सिक्योरिटी देता है कि हाँ, आप अपने मेरे यहाँ पैसा लेके आइए, हम आपके पैसे को क्या करेंगे? सिक्योरिटी देंगे, सेफ रखेंगे, और आपको अगर लोन चाहिए होगा तो हमसे लीजिएगा। तो बैंक यही काम करता है ना। तो बैंक दो काम करता है, क्या क्या? एक डिपॉजिट करता है आपके पैसे को, एक डिपॉजिट कर लेता है। दूसरा क्या करता है कि लोन दे देता है, लोन दे देता है। दो चीजें करता है, या तो डिपॉजिट करेगा तो लोन देगा, दो ये काम करेगा। ठीक है, तो डिपॉजिट अगर कर, डिपॉजिट आप पैसा ले जाके जमा करेंगे तो वो डिपॉजिट कर लेगा, आपके यहाँ जमा कर लेगा, आपको लोन भी दे देगा। दोनों काम कौन करता है? बैंक करता है। लेकिन अभी मैं क्यों करता है सब आगे धीरे धीरे बताऊंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे बताऊंगा, सब समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात है कि ये बैंकिंग सिस्टम यानी कि जो बैंक है वो हमारे देश में कब आया, कहां से आया, किसने लाया? ये सवाल भी आपके मन में उठता है और पेपर भी उठाता है, यानी कि एग्जाम भी उठाता है। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे बैंकिंग का हो, कोई भी एग्जाम हो, वो अधिकतर से अधिकतर ये क्वेश्चंस उठाते रहे। तो मैं तो एग्जाम के लिए ही तैयार कराऊंगा ना, तो इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चंस का जवाब देते चलूंगा और आपको इंपॉर्टेंट बताता चलूंगा। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बैंक सिस्टम आया कब भारत में? भारत में आया 1770 में, इंडिया में। INDIA, इंडिया में बैंक कब आया? 1770 में। 1770 में एक अलेक्जेंडर नाम का एक अंग्रेज था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलकर लाया। और कंपनी ने, दोनों ने मिलकर क्या लाया? भारत में बैंक लाया 1770 में। कब? 1770 में। कौन कौन लाया भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी और अलेक्जेंडर ने, तीनों, दोनों ने मिलकर 1770 में पहली बार बैंक भारत में लाया। लेकिन ये बैंक खुला कहां? बैंक का नाम क्या था? तो बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, भारत में पहली बार बैंक कब आया? 1770 में। किसने लाया? अलेक्जेंडर और कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, क्योंकि 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आ चुकी थी। आप लोगों को बहुत बारी वीडियो में बताया हूँ कि कब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, 1770 में क्या हुआ था कि अब इंडिया में बैंक आया, अलेक्जेंडर और कंपनी ने लेके आया, और बैंक का नाम क्या रखा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन ये कुछ समय तक चला। समस्या क्या हो गई? ये कुछ समय तक चला, उसके बाद ये बंद हो गया, उसके बाद ये बंद हो गया। ठीक है, जब बंद होता है तो उसके बाद एक और बैंक शुरू होता है, जिस बैंक का आप लोग नाम जानते हैं, जानते भी हैं, लेकिन उस वक्त वो नाम उसका नहीं था। 1806 में, 1806 में एक बैंक आता है, जिसका नाम आप लोग को पहले बता देता हूं, आप लोग जानते भी होंगे, SBI।
एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1806 में आया था, लेकिन तब इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं था। क्या था नाम? बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता। पहली बार इसका नाम 1806 में रखा गया, बैंक ऑफ कलकत्ता। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? बैंक ऑफ कलकत्ता रखा गया। फिर उसके बाद फिर इसका नाम चेंज हुआ, तो इसका नाम रख गया बैंक ऑफ बंगाल। क्या नाम रख दिया गया? रुको, दूसरा मार्कर यूज कर देते, कलर चेंज कर देते। बैंक ऑफ बंगाल। ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं कि एसबीआई का पहला नाम क्या था, दूसरा नाम क्या था, एसबीआई का निर्माण कब हुआ? 1806 में। बैंक ऑफ बंगाल। बंगाल। यानी कि उसके बाद फिर नाम चेंज होता है और फिर क्या रख दिया? एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाम लिखने की जरूरत पूरा तो नहीं है, एसबीआई मैंने शॉर्ट नेम में लिख दिया है। आप लोगों को पता होगा एसबीआई का मतलब क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए मैं पूरा फिर से समरी कर देता हूं, ठीक है इसको, क्योंकि बाद में दूसरा टॉपिक पे चलेंगे। भारत में बैंकिंग सिस्टम कब आया? तो इंडिया में बैंकिंग सिस्टम 1707 में आया। ठीक। किसने लाया? एलेक्जेंडर और कंपनी ने लेके आया। एलेक्जेंडर नाम का एक अंग्रेज था और कंपनी ने क्या लाया? बैंक लाया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। क्या नाम लाया? बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। और ये बैंक कुछ दिनों बाद बंद हो जाता है। फिर 1806 में एक बैंक आता है जिसका नाम क्या रखा? बैंक ऑफ कलकत्ता। ये कलकत्ता में ही खुला था, ठीक है। बाद में इसका नाम इसका बदल के बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। फिर उसका नाम चेंज करके अब क्या है? एसबीआई। आज तक एसबीआई नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज तक, आज तक है कि नहीं? एसबीआई का आप लोग अकाउंट आप लोग घर में होगा या अगल बगल पड़ोसियों का होगा, चाहे कोनो आपका दुश्मन का होगा, ससुरा का, है ना? इन सब का यही था, ठीक है। तो ये पूरा मैंने समरी कर दिया। अब मैं इसको जा रहा हूं मिटाने। टेंशन कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बैंकिंग सिस्टम का हेडिंग नहीं मिटाएंगे। बैंक का काम क्या होता है? आपका पैसा डिपॉजिट करता है, आपका पैसा सेफ रखता है, सिक्योरिटी देता है, उस पर इंटरेस्ट देता है, ठीक है। यही सब काम कौन करता है? बैंक करता है, ठीक है। बैंक यही सब काम करता है, आपको लोन देता है, ठीक है, आपसे इंटरेस्ट लेता है। अब देखिए बैंक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बैंक कितने प्रकार के होते हैं। बैंक दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉमर्शियल बैंक, एक होता है सेंट्रल बैंक। पहले हम पढ़ते हैं कॉमर्शियल बैंक के बारे में, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक। अब देखो इसको कहते हैं हिंदी में वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक इसको कहा जाता है, इसको कॉमर्शियल बैंक को। हिंदी में लिखूंगा नहीं, बता दे रहा हूं, ठीक है, लिख लेना तुम लोग। कॉमर्शियल बैंक का मतलब वाणिज्यिक बैंक। ये क्या करता है कि आपका पैसा, हम जनता, जो हम लोग पूरा जनता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, चाहे कितनों बड़का आदमी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे रोडपति हो, अगर अपना खाता खुलवाना है तो कॉमर्शियल बैंक में ही जाएगा, सेंट्रल बैंक में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा आगे बताऊंगा, लेकिन कॉमर्शियल बैंक में ही वो जाएगा, चाहे वो कितनों अरबपति चतुरा हो, चाहे प्रधानमंत्री का है ना हो, और चाहे मुकेश अंबानी का है ना हो, कोई हो, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी, फलाने एलन मस्क भी इंडिया में अगर बैंक अपना खुलवाना चाहेगा तो ससुरा आएगा तो क्या करेगा? उसे उसका खुलेगा नहीं खाता, तो वो क्या करेगा? आके पहले कॉमर्शियल बैंक में ही खुलवाएगा। सेंट्रल बैंक में किसी का खाता नहीं होता है, किसी का खाता नहीं होता है सेंट्रल बैंक में। तो ये क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक आपका जो पैसा होता है उस पैसे को सबसे पहले क्या करता है? जमा कर लेता है। आपको सिक्योरिटी देगा, हाँ आप पैसा लेके आइए, जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जमा कर लेगा। आपको लोन भी दे देगा, लोन मांगेंगे लोन भी दे देगा।
ये सब कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक। और कॉमर्शियल बैंक के एग्जांपल सुन लीजिए, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, सब बैंक जितना होता है सब का सब क्या है? कॉमर्शियल बैंक है। तो ध्यान रखिएगा, कॉमर्शियल बैंक यही सब जो हम लोग के मार्केट में है। इस देश में सेंट्रल बैंक सिर्फ एक है, आरबीआई। ठीक, दोनों कंप्लीट मैंने कर दिया। अब कॉमर्शियल बैंक के बारे में थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। कॉमर्शियल बैंक मेनली करता क्या है? देखो, ये हमसे प्रॉफिट कमाता है। ये हमसे प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट कैसे कमाता है? आपसे जब इंटरेस्ट लेगा, जैसे आप पैसा उसके यहां जमा कर दिए, 50-10 हजार रुपया ले जाके जमा कर दिए, तो कहेगा कि हम आपको 3% इंटरेस्ट साल का दे देंगे। लेकिन जब आप उससे लोन लेंगे तो कहेगा 30% ब्याज पे आपको देंगे। अब सोचिए, 1,000 रुपया मान लीजिए आप जमा कर दिए, 1,000 रुपया जमा कर दिए, और कहेगा कि 3% आपको ब्याज पे हम देंगे। कितना? 3% पे। और कहेगा 1,000 रुपया आप जमा करिए, ठीक, हम 30% इस पे ब्याज लेंगे। यानी कि आपने जब जमा किया तो कितना दे रहा है? 3%। और जब आपने लोन ले लिया तब कितना दे रहा है? 30% पे दे रहा है। अब बताइए, इज इक्वल टू में जरा करिए इसको, इज इक्वल टू में तो आ जाएगा 30 रुपया, है नहीं, आ जाएगा 300 रुपया। आ गया समझ में? देखिए बैंक का करता है, जमा जब आप करेंगे तो आपको 3% से 4% का ब्याज दे देगा कि हाँ 30-40 रुपया आपका बढ़ जाएगा 1,000 रुपया पे। और जब आप 1,000 रुपया लोन ले लेंगे तो कहेगा 300 रुपया। सोचिए, आपसे इतना पैसा कमा लेता हूं, ये जो आप 1,000 रुपया तो भरबे करेंगे, 300 रुपया एक्स्ट्रा दे देंगे उसको, तो ये 300 रुपया प्रॉफिट में गया कि नहीं गया? अब जरा सुनिए कि अब आपको 3% का लालच दे दिया, ऐसे ना जाने कितना लोगों के लोन बांट रखा है ससुरा। तो हाई, ढेर सारा कमा लिया, 30-30 रुपया आपको दे ही दिया 300 रुपया में से, इसका कहा जाता है? घर का पैसा है, पब्लिक का पैसा पब्लिक को ही बांटता है। ठीक है, पब्लिक का पैसा पब्लिक को ही। तो समझ में आया कि बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है? बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है ये समझ में आया कि जमा करेंगे तो 3% देगा, और लोन लेंगे 30% कर देगा, 28% कर देगा, 27%, 17%, 18%, और 2 से 3% आपको क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा अगर आप जमा करेंगे तो। दोनों में फर्क है ना? दोनों में फर्क है। अभी अभी इंडिया का जो शेयर मार्केट है, आज आप लोग देखे होंगे कि गिर गया है। आज का शेयर मार्केट में क्या हुआ है? गिरावट दर्ज की गई है 2 सालों बाद। इतनी ज्यादा गिरावट अभी के टाइम पे आई है। इसका सिर्फ मुख्य कारण नरेंद्र मोदी नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच मध्य जो युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से शेयर मार्केट आज हमारा गिर गया है। अब बहुत ज्यादा गिर गया, 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सोचिए, इनके, मैंने कहा था ना कि महंगाई बढ़ेगी, इनके यहां से अगर ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएंगे ही तो हमारे देश में भी महंगाई आएगी। ठीक है, और मैंने कहा था शॉर्टेज होंगी चीजों की। ठीक है, चीजों की शॉर्टेज होंगी, जैसे एलपीजी हो गया, डीजल पेट्रोल के शॉर्टेज हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो मैं बता दूं कि फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक पढ़ाता हूं आपको। इसके फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन, अब फंक्शन देख लो भैया, इसमें 3 प्रकार के फंक्शन होते हैं। एक होता है प्राइमरी। प्राइमरी प्राइमरी जो होता है, ये मतलब कि मुख्य काम इसका कार्य बैंक का होता है। पहला तो आपको बता ही चुका हूं कि पहला आपका जमा पैसा करेगा और लोन देगा, पहला मैं बता चुका हूं। प्राइमरी जो फंक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है पहला मैं बता चुका हूं। तो अब यहां पे क्या गए, ये 3 चीजें और बताऊंगा। एक होता है सेविंग अकाउंट, सेविंग
अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक। एक होता है आपका जैसे कि फिक्स्ड, एफडी वगैरह आप लोग कराते हैं, फिक्स्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। अभी एसएलआर वगैरह मैं उसी दूसरी वीडियो में पढ़ाऊंगा, इसमें टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उसमें पढ़ाऊंगा। लेकिन ये भी वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं समझ पाए बैंकिंग सिस्टम तो अगला वीडियो आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आने वाला, उसमें सब ऊपर से उड़ जाएगा। इसको समझ लिया तो उसको समझने में आसानी हो जाएगी। और आराम से नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए, रफली करते चलिए, नोट्स बना लेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर नोट्स डाल दी, तो मैं नोट्स भी डाल दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, ये तीन चीजें होती हैं फैसिलिटी, प्राइमरी फंक्शन जो कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। अब देखिए सेविंग अकाउंट क्या होता है। देखिए इसको इसको गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी इसको क्या करता है, इसका यूज करता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का हिंदी होता है बचत खाता, बचत खाता। इसका होता है चालू खाता। अब इन दोनों को समझ लीजिए, फिक्स डिपॉजिट आप लोग तो समझ ही चुके होंगे, अगर नहीं समझे तो मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। सेविंग अकाउंट जो बचत खाता होता है, ई क्या करता है, इसमें इसमें जो गरीब होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि सेविंग अकाउंट में कि बैंक कहता है कि आपको मैं इंटरेस्ट दूंगा, यानी कि 2-3% का आपको इंटरेस्ट भी दे दूंगा, 2%, 3% का, ठीक। लेकिन इसमें ज्यादातर इसमें लोन भी आपको दे देगा, इसमें भी लोन देगा, दूसरे में भी कहे इसमें सब कुछ दे देगा आपको, 2-3% का लोन दे देगा आपको, इंटरेस्ट दे देगा साल का कि हाँ 2-3% का इंटरेस्ट ले लीजिए, लोन दे देगा, सब दे देगा। लेकिन इसमें क्या होता है इस सेविंग अकाउंट में कि इसमें आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ट्रांजेक्शन एक लिमिट के दायरे में कर सकते हैं, एक लिमिट के हिसाब से अपना पैसा रख सकते हैं। समझ में आ रही है बात, एक लिमिट के तहत, वो कहते हैं ना कि तुम लिमिट में रहो, अरे तू लिमिट में रहना तोरा मारेंगे, ऐसा कहते हैं ना सब, कहता आदमी की नहीं। तो एक लिमिट, एक दायरे के अंदर इसमें आप पैसा रख सकते हैं, एक दायरे के अंदर आप इससे लोन ले सकते हैं, एक दायरे के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। समझ में आई बात। लेकिन अब हाई है करेंट अकाउंट, अब इसको हम अमीरों का क्यों बोले हैं, इसमें से लाखों करोड़ों रुपया अगर ट्रांजेक्शन करना हुआ तो झटके में कर देगा, लेकिन इसको खुलवाने के लिए बहुत ताम झाम लगता है। इसमें बैंक पूछेगा तुम कितना पैसा रखा है, तू कितना पैसा इसमें 20-25, 10-20 लाख रुपया ले जाओगे तब जाके तो अकाउंट खुलेगा, ठीक है। 10-20 लाख रुपया ले जाओगे तो अकाउंट खुलेगा। और करे बात क्या करेगा कि ले जाएगा तो फिर उसके बाद इसमें 3-4-5 करोड़ 10 करोड़ रहना चाहिए, मतलब एक इसका लिमिट होता है कि 20 लाख 25 लाख 30 लाख रहना ही चाहिए, अकाउंट में रहना चाहिए इतना पैसा, उसके बाद तुम ट्रांजेक्शन करो। इसमें भी लोन देता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं देता, पैसे पे इंटरेस्ट नहीं देगा, बैंक वाला लूट जाएगा बैंक वाला लूट नहीं जाएगा। अब मान लो कि कोई 5 करोड़ लगा के छोड़ दिया, अरे ससुरा 5 करोड़ का 5% देगा तो बहुत क्यों खाएगा, ससुरा बैठल खाएगा, है कि नहीं। तो अभी क्या करता है कि ई आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं देता, लेकिन इसमें इंटरेस्ट देगा, इसमें इंटरेस्ट देगा लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं देगा बैंक, ठीक है। तो ये चालू खाता है, इसका बड़ा बड़ा अमाउंट का पैसा क्या करता है, आपको लेन देन हो जाता है। अब आते हैं फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में जैसे आप 5-7 लाख रुपया 10 लाख रुपया ले गए, मान लीजिए आपने कह दिया कि 10 साल के लिए हम फिक्स कर दे रहे हैं, तो उस पर कुछ परसेंटेज ज्यादा ब्याज बैंक आपको देता है कि इतने साल में, यानी कि 5 लाख रुपया करे तो 5 लाख रुपया के हिसाब से मान लीजिए आपको 10 साल में हम 1 लाख रुपया अधिक दे देंगे, तो 6 लाख रुपया आपका 10 साल में बन जाएगा, 6 लाख रुपया आपको दे देगा, यानी कि 5 लाख का 1 लाख बढ़ गया, 6 लाख रुपया दे दिया, दे दिया। ऐसा मान लीजिए, ऐसा होता नहीं है, थोड़ा कम ही होता है, लेकिन मान लीजिए
तो 5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया दे देगा, 6 लाख रुपया। तो यही तो फिक्स डिपॉजिट। करंट अकाउंट समझ में आया, सेविंग अकाउंट समझ में आया, तीनों समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दिया करिए आप लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब दूसरा फंक्शन पढ़ेंगे। दूसरा फंक्शन में यही होता है लोन, लोन देना। तो आप लोगों को मैं मुंहवे से बता देता हूं, छोड़ो। लोन किसको देता है, लोन किसको देता है, गिविंग लोन। तीसरा जो दूसरा जो आ, इसका फंक्शन है वो लोन देना, ऋण देना, हिंदी में ऋण देना, ठीक है। तो आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा, होम लोन मिल जाएगा, गोल्ड लोन मिल जाएगा, आपको बिजनेस लोन मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। और सब पे इंटरेस्ट बैंक लगा के देगा आपको, ठीक है। सब कुछ इंटरेस्ट लगा के देगा। उसके बाद है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। इसमें क्या होता है कि बैंक जैसे आपको चेक इशू कराता है, ऑनलाइन आप पेमेंट करते हो, एटीएम, डेबिट कार्ड, एटीएम मतलब डेबिट कार्ड ही, तो डेबिट कार्ड जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं कि ले गए पैसा ऑनलाइन निकाल लिए, तरलता निकाल लिए, ठीक है। तो ऑनलाइन आप ट्रांजेक्शन कर दे तो यहाँ से पैसा 2 मिनट में वहां चला जाता है। यूपीआई पेमेंट करते हैं ना आप लोग अपनी, उसको भी करते होंगे, है ना, कि लो बाबू चाट खा लेना, लो बाबू छोला खा लेना, ठीक है, आप लोग करते होंगे। तो ये सारी चीजें भी तीसरी फैसिलिटी थी। अब आते हैं कि बैंक जो होता है कॉमर्शियल बैंक, ई वाला, ई कितने प्रकार का होता है। अभी आप कहेंगे कि ये तो तीनों पढ़ा देता, मैंने फंक्शन पढ़ाया था, प्रकार नहीं पढ़ाया था। 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, गवर्नमेंटेड स्टेट बैंक एक होता है आपका गवर्नमेंटेड बैंक, एक होता है प्राइवेट, प्राइवेट बैंक। 2 बैंक समझ में आया, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक। गवर्नमेंट बैंक क्या करती है कि आपकी पैसे की सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट आपका अगर पैसा कुछ लेती है तो वो डेफिनेटली दे देगी, थोड़ा इसमें भरोसा कम होता है। लेकिन आज के डेट में ये फैसिलिटी कम देता है, ये फैसिलिटी ज्यादा देता है। सिक्योरिटी के मामले में दोनों ही स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। ये आपको इंटरेस्ट, प्राइवेट बैंक आपको इंटरेस्ट क्या करेगा, ज्यादा लेगा, लोन देगा तो इंटरेस्ट ज्यादा लेगा, ये थोड़ा कम लेता है, इसलिए इसकी तरफ जाते हैं लोग, ठीक है, इसमें नहीं जाते हैं। ये आपका जब नहीं तब पैसों को काट सकता है, डेबिट कार्ड फलाने कार्ड का, लेकिन ई नहीं काटता है, बहुत कुछ का फ्री रखता है आपका। गवर्नमेंट बैंक बहुत चीजों का आपका फ्री रखता है, लेकिन ये बहुत सारी चीजों का चार्जेस लेता है, इसलिए इसको अमीर आदमी ज्यादा यूज करता है, इसको गरीब का यूज करता है ज्यादातर, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। आजकल गवर्नमेंटेड ज्यादातर चीजें कौन यूज करता है, कौन यूज करता है, छोटी मोटी चीजें गरीब आदमी। और जो बढ़िया आदमी पैसा वाला प्राइवेट, उसको फैसिलिटी चाहिए, उसको तुरंत एक काम चाहिए। अगर हमें जाइए ना गवर्नमेंट बैंक में जाइए, एक बार हम कई बार जाते हैं पापा वाले में, हमारे पापा का हम इसीलिए हम कभी नहीं खुलवाए, हम प्राइवेट बैंक खुलवाए, एक्सिस अकाउंट, ठीक है, एक्सिस बैंक हमारा है। तो पापा का यूनियन बैंक है। अब यूनियन बैंकों में हम जाते हैं ना तो लगेगा कि अरे यार, इसे लगेगा कि वो राजगद्दी पे बैठ गई हैं मैडम लोग, हाँ, कलेक्टर ही में बैठ गई हैं, लगेगा कि बस इनसे बड़ी यार कोई कलेक्टर नहीं है, लाओ दो, लाओ करें। एकरा में जाइए प्यार से बोलता है, लाई सर, सर नहीं बोलेंगे, लाओ ये, अरे वो हमारे पापा को बोल दिया, हम कह रहे ससुरी तू कलेक्टर है का रे। हमको बड़ा गुस्सा बढ़ता है। एक तो 60-70 हजार की नौकरी करते हैं, गुमान इतना है, ये बोल दो तो कहेंगे तुम क्या नहीं कर लेते हो। अरे तोरा नौकरी के छोड़ ना, तोरा जैसा कितना चढ़ाते हम लोग हैं, हम लोगों की वजह से तुम लोगों का नौकरी है कि नहीं। लेकिन ये बात लोग नहीं समझते हैं। आज कह रहे हैं कि देखो, एक चीज ये भी है कि जो गवर्नमेंट जो नौकरी है वो कम क्यों होती जा रही है, प्राइवेट में भी कम हो रही है, लेकिन प्राइवेट में बढ़ ही रही है, अपने अपना सिस्टम बनाए रखा है। गवर्नमेंट क्यों घट रहा है, इसका इसका मतलब कोई समझता है। गवर्नमेंट नौकरियां इसलिए घटती है कि गवर्नमेंटेड जो इंप्लॉइज हैं वो ढंग ढंग से अपना काम नहीं करते हैं, इसलिए लोग ज्यादातर प्राइवेट चीजों पर, प्राइवेट जगहों पर ज्यादा ज्यादा पसंद करते हैं।
क्योंकि प्राइवेट में फैसिलिटी ज्यादा मिलती है, प्राइवेट में सही तरीके से बात किया जाता है, आपका यूं ही सामान उठा के फेंक नहीं दिया जाता है, या लाओ दो, ऐसे बोलने का तरीका होता है, प्यार से बोलने का तरीका होता है। ये सब कुछ स्वभाव और आपकी चीजों को देखते हुए लोग प्राइवेट में जाते हैं। तो इन चीजों की डिमांडेशन आजकल के स्कूलों में देखो ना, जहां 80-90% भारत का बच्चा 90% प्राइवेट बैंक में स्कूलों में पढ़ रहा है, 10% सिर्फ यहां पे पढ़ रहा है गवर्नमेंट स्कूलों में। कॉलेजेस में भले जा रहा है, स्कूलों की मैं बात कर रहा हूं, जो प्राइमरी एक शिक्षा होती है वो 90% जाके प्राइवेट बैंक प्राइवेट स्कूलों में लिया जा रहा है। और जरा सोचो कि ये गवर्नमेंट के जो इंप्लॉइज हैं, इनके बच्चे खुद जाके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये क्या शिक्षा देंगे? और कहेंगे सरकार सरकार को गरियाएंगे, खुद गवर्नमेंट का खाते हैं, खुद सरकार को गरियाते हैं। गरियाते ही सब तो समझ में भी आता है, ई गरियाते हैं सब, इतना ना बड़ा हरामखोर होते हैं सब। कह दो तो पता नहीं चला कि अरे रोस्ट करने लगेंगे, रोस्ट करिए लोग बताई हम बढ़िया तो रह के आवा तो लोग के हम सिखा देते हैं, स्कूल स्कूल आवा तो लोग के दिखावत ही हम, आइए हमारे शहर में यूपी में, हम दिखाते हैं आपको स्कूलों की हालत क्या है, गवर्नमेंटेड स्कूलों की हालत। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, ऐसे कुछ सुनने वाला तो है नहीं हमारा, सुनेगा बताएंगे। देखिए इस बैंक का नाम क्या होता है ज्यादातर? स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब क्या है? गवर्नमेंटेड बैंक है। इसमें आ जाइए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब प्राइवेट बैंक है। ठीक है, तो दोनों का फर्क समझ में आया, आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक, सब मिटा देते हैं। अब एक टॉपिक आ गया सेंट्रल बैंक, इसको भैया कहते हैं बैंकों का बाप। सेंट्रल बैंक बैंकों का पापा, सारे बैंकों का फादर, बाबूजी। बाबूजी कौन है? सारे बैंकों का, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, फलाने बैंक, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, सबका बाप सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई। क्या नाम है? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है आरबीआई है भैया, इस सबको कंट्रोल करती है, जितने भी बैंक हैं, सारे बैंकों का पापा रिजर्व बैंक। देखते हैं आप लोग नोट पे रिजर्व बैंक। ठीक है, तो अभी इसकी स्थापना से लेकर हर एक चीज बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन यहां से भी बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, तो देखिए जो आरबीआई की स्थापना करने वाला जो था ना, एक अंग्रेज था, उसको 1926 में खुजली हुई और कहा कि जितने भी भारत में कॉमर्शियल बैंक हैं, उनकी करेंसी कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक सेंट्रल बैंक खोलना पड़ेगा। अभी क्या हुआ कि इन लोगों ने खोलना स्टार्ट किए, सोच आया इसके दिमाग में, इसका नाम क्या था? हिल्टन यंग कमीशन। क्या नाम था? इसको शुरू करने वाला कौन था? हिल्टन यंग यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन कौन था? इन सब चीजों को कंट्रोल करने वाला, मतलब अरे सॉरी यार, आरबीआई को बनाने वाला। ठीक है, कब इसके दिमाग में सोच आया? 1926 में इसने ऐसा प्रस्ताव रखा कि ऐसा होना चाहिए। 1926 में, रुको यार मार्कर फंस गया टेबल के नीचे, ठीक मिल गया। 1926 में इसका ऐसा ख्याल आता है, तब आरबीआई का जो ब्रिटिशियर गवर्नमेंट थी, उसने एक एक्ट पास किया। क्या? देखना ध्यान से,
जो आरबीआई यानी कि आरबीआई एक्ट पास हुआ है, कब पास हुआ? आरबीआई एक्ट पास होता है कब? 1934 में। और आरबीआई बनकर तैयार कब होती है? आरबीआई बन करके कब तैयार हुई? 1935, 1 अप्रैल में। ठीक है, अभी समझ जाना। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1935 में। और आरबीआई एक्ट कब हुआ? 1934 में। ठीक, ध्यान से देखना, एक्ट कब आया? 1934 में। आरबीआई जो था, इसको कब बन के तैयार हुआ? 1 अप्रैल 1935 में। दोनों समझ में आया? इसको इसको लाने वाला कौन था? इसकी प्रस्तावना कौन किया? तो हिल्टन यंग कमीशन ने 1926 में ऐसा प्रस्तावना लाया था। और आरबीआई बनी कैसे? 5 लाख लोग 5 करोड़ रुपया जमा करते हैं। कितना? 5 करोड़। 5 लाख शेयर होल्डर होते हैं आरबीआई के। आरबीआई पहले प्राइवेट होती है, आरबीआई पहले प्राइवेट थी। 5 लाख लोगों ने मिलकर 100-100 रुपया देकर क्या किया? आरबीआई को खड़ा किया था। आरबीआई को खड़ा किया 1 अप्रैल 1935 को। 5 लाख लोग शेयर होल्डर थे, शेयर होल्डर। इन सब के सपना पे पानी फेर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। कैसे? आइए जानते हैं। जब आरबीआई बन के तैयार हो गई, तो उसी बीच 1935 चल ही रहा है, 1947 में देश आजाद हो गया। अब 1947 में देश जब आजाद हुआ, तो 1 जनवरी, 1 जनवरी 1949 में क्या हुआ कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया भैया। क्या हो गया? नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन हो गया 1 जनवरी 1949 को। नेशनलाइजेशन हो गया। जितना शेयर होल्डर था सबको गवर्नमेंट ने कहा, यहाँ 100 रुपया पकड़, रास्ता पकड़, फट देन, पतली गली से मोटी गली पकड़ना, ऑटो पकड़ना, निकल लेना। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन कर दिया, इसका अपने कंट्रोल में ले लिया आरबीआई को। आरबीआई अब गवर्नमेंट का बैंक है, अब किसी का बाप का बपौती नहीं है। तो अब तक किसका है? आरबीआई गवर्नमेंट का है। आरबीआई एक्ट कब आया? 1934 में। इसको इसकी आरबीआई की प्रस्तावना किसने रखी? हिल्टन यंग कमीशन ने। कब? 1926 में। आरबीआई का कब आया? 1 अप्रैल 1935 में। उसके बाद आरबीआई को नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि अभी कोई बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो, लेकिन एक और महत्वपूर्ण है जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि आरबीआई का पहला हेडक्वार्टर कहाँ था? पहला हेडक्वार्टर कोलकाता में था। कहाँ था? कोलकाता। ठीक, बाद में इसको मुंबई कर दिया गया। पहले कहाँ था? कोलकाता में। अब कहाँ है? मुंबई में भैया, बंबई में। बंबई बंबई हमको जम गई। ठीक है, तो बंबई में अब हो गया। अब इसको रिपीट करने की जरूरत है क्या दोबारा? नहीं, क्योंकि मैं रिपीट कर चुका हूं। अब मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई? हाँ, ठीक है, चलो मिटाते हैं। पहले इसका कोलकाता में था हेडक्वार्टर, लेकिन अब कहाँ है? बंबई में है। अब तक बंबई में है, बंबई से कहीं गया नहीं है। ठीक है, हाँ। अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखो लिखा है, लिखा नहीं है कहीं। आगे क्वेश्चन क्या है बन सकता है कि आरबीआई करता क्या है? देखो, सारे बैंकों को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई, यानी कि सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक को ही आरबीआई कहा जाता है। ये भी एक बात कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएगा। सेंट्रल बैंकों को क्या कहा जाता है? आरबीआई। आरबीआई को ही सेंट्रल बैंक कहा जाता है। बात फिक्स हो गई। उसके बाद देखो, आरबीआई जो था,
इसका मुख्य काम क्या है? तो देखो इसका मुख्य काम बहुत सारा है, आइए गिनाता हूं। पहले थोड़ा सा एक और बात जान लो कि आरबीआई करता क्या क्या है। काम तो बाद में जान लेंगे, करता क्या क्या है। और आरबीआई का सबसे पहला आप लोग नोट वोट पे देखे होंगे, सिग्नेचर एक्ट होता है गवर्नर का। तो फर्स्ट गवर्नर कौन था? तो ओसबोर्नी स्मिथ नाम का एक अंग्रेज था, वही बना था। आरबीआई का जो गवर्नर था, आरबीआई का गवर्नर, गवर्नर ओस, अरे रुको जी, ओसबर्न स्मिथ, स्मिथ, ओसबर्न स्मिथ क्या था? आरबीआई का गवर्नर था। ओसबर्न स्मिथ क्या था? अरे ओसबर्नी है वो, ई लगा दो, जाने दो, लाल से ही सही रहेगा। ओसबर्नी स्मिथ इसका क्या था? पहला गवर्नर था। किसका? आरबीआई का। अब इंडियन गवर्नमेंट, आरबीआई का इंडियन गवर्नमेंट, डी आई ए, इंडियन, इंडिया का जो गवर्नमेंट गवर्नर कौन बना? पहला गवर्नर, तो वो कौन बना? सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। अब देखो यहां पे आरबीआई के जो गवर्नर थे, सबसे पहला गवर्नर ओसबोर्नी स्मिथ बने। लेकिन अगर तुमसे पूछे इंडियन गवर्नर कौन बने, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, इसको भी पूछेगा। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन थे? ओसबोर्नी स्मिथ, मार के आना। अगर कह दे कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर, भारतीय गवर्नर, वो पहला भारतीय गवर्नर आरबीआई का कौन बना? तो सीडी देशमुख। आई बात समझ में? फिर एक बार रिपीट करते हैं। आरबीआई जो गवर्नर थे, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर अगर पूछेगा तो ओसबोर्नी स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर आरबीआई के सीडी देशमुख। दोनों बात समझ में आई? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर रख के ही क्वेश्चन का आंसर देना है, बहुत तेज भटकते हैं उसमें। उसके बाद एक और बात कि आरबीआई करता क्या है। देखो आरबीआई बहुत सारा काम करता है, लेकिन मेनली एक काम और करता है कि आरबीआई पैसा बनाता है। यानी कि 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट, ये सारे नोट होते हैं कि नहीं होते हैं? ये सारे नोट कौन छापता है? आरबीआई छापता है। ठीक है, कौन छापता है? आरबीआई। लेकिन लेकिन एक चीज और नहीं करता है। क्या नहीं करता है? इसको लिखवाने का मेन सेंस क्या था और इसको बताने का मेन सेंस क्या था कि आरबीआई एक काम नहीं करता। एक काम कि 1 रुपए का नोट और सिक्के, यानी कि क्वाइन, क्वाइन, नोट और 1 रुपए का नोट, 1 रुपया का नोट और क्वाइन, जितने भी क्वाइन आते हैं, 20 के हो, 10 के हो, 1 के हो, 2 के हो, 5 के हो, ये सारा क्वाइन आरबीआई नहीं बनाता। इसको कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ओसबोर्नी स्मिथ। आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। आरबीआई सारे नोट छापता है, 10, 20, 50, 100, 200, 500, लेकिन 1 रुपए का नोट नहीं छापता। सिक्के यानी कि जितने भी क्वाइन आते हैं वो नहीं छापता। कौन बनाता है उसे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन बनाता है उसे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ध्यान से, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंटली पढ़ाया है।
बहुत ध्यान से पढ़ाया है। इसमें भटके तो नंबर कटे, और तुम गए भैंस के पानी में। गधा, नौकरी लेके आ, मिटा रहा हूं। इन्ने उन्ने ताका झाकी बंद करो, बोर्ड पे हमारा ध्यान दो, ठीक है। हाँ, अब देखो आरबीआई क्या क्या करता है। आरबीआई देखो, अब चर्चित बात करेंगे। आरबीआई सरकार को क्या करता है कि सरकार का पहले तो ये बैंक है, वो सरकार को सलाह देता है, सरकार का एजेंट है। हाँ, एजेंट भी है, पैसा का जितना मामला होता है सरकार का एजेंट है। सरकार का टैक्स कलेक्शन जो होता है वो यही रखता है, यही कलेक्ट करता है। उसके बाद पेमेंट जितना होता है, जितना भी बड़े बाबू बाबू हाई नौकरी वाला है, सबको आरबीआई ही पैसा देता है। सभी बैंक का बाप आरबीआई को तो मैंने बता ही चुका है। और इनका पैसा जितने भी बैंक हैं, ये जितने बैंक हैं, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा इस चीज को कि कैसे बैंकों को पैसा आरबीआई लेता है, आरबीआई कैसे महंगाई कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें बताऊंगा। आरबीआई इकोनॉमिक फ्लो को कैसे कंट्रोल करता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ज्यादा कर देंगे तो आप लोग को अपच होने लगेगा, और अपच हो जाएगा तो आप लोग पढ़ ही नहीं पाइएगा, है ना। तो अभी क्या आप लोग एक चीज जल्दी से मैं कुछ कमेंट्स के जवाब दे देता हूं फटाफट, सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट। कुछ लोगों ने कहा है कि कमेंट्स में कि सर ऐसा है कि जो आप इजराइल ईरान के मसले पे बोले हैं, क्या हमारे देश में महंगाई तो सब पे बोल चुके हैं आप कि महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, देखो देश में जब वहां पे युद्ध होगा तो वहां पे भी पैसे की लोगों की कमी होगी, ईरान में भी पैसे की लोगों की कमी होगी, नुकसान हुआ होगा, युद्ध से बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो जो नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई करने के लिए वो तेल के दाम, गैस के दाम बढ़ा देंगे। तो हमारे देश में जाहिर सी बात है कि देश के तेल के दाम और देश सब कुछ के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, है ना। खाने पीने के सामान के दाम भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। हर चीज पे थोड़ा 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 करके गवर्नमेंट बढ़ा देगी, तो ये इन चीजों के दाम बढ़ सकते हैं, महंगाई आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। युद्ध खिंचता है तो, युद्ध नहीं खिंचा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 हफ्तों में बंद हो जाता है तो फिर ठीक है, थोड़ा महंगाई गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। लेकिन हमें दिक्कत होगी, इससे पूरी दुनिया दिक्कत में होगी। और आपको मैं बता दूं, एशिया का मार्केट सबसे ज्यादा परेशान है इस युद्ध से। तब तक आप चलते हैं हम, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, अपनी मैडम लोगों का भी ख्याल थोड़ा बहुत रख लीजिएगा, ठीक है। मच्छर काट रहा है जी। तो मिलते हैं कल आपसे। जय हिंद, जय भारत।